कि हर टीचर का अपना अपना शौक होता है कि कैसे रिवीजन करवाएं, ठीक है ना। तो एक दो दिन तो टीचर करवाएंगे, लेकिन देखेंगे कि नहीं का अगर रास्ता डायरेक्शन सही नहीं है, फिर गाइडलाइन हमारा ही आएगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा नहीं पढ़ाने की जरूरत है, प्रतिदिन 10 प्रश्न पढ़ाइए, 5 प्रश्न पढ़ाइए, लेकिन जो अति संभावित है वही पढ़ाया जाए। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ाने की अब संभव नहीं है। हाँ, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे के मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको अनुभव हो चुका है कि कहाँ हमारा मामला फंस रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो जो मामला फंस रहा है पहले उसको निपट लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगी, ठीक है ना। और ये 25 दिन का टारगेट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर फिजिक्स की बात रहे तो 5 दिन ही हम बढ़िया से पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। 20 दिन खाली आपको बीच आके गप करेंगे, क्योंकि 5 दिन का मतलब 10-10 प्रश्न भी पढ़ाए तो 50 प्रश्न होता है। 10-10 प्रश्न भी पढ़ाए तो 50 प्रश्न होता है, वहां 10 को 2 नंबर का बनाना है, 3 को 5 नंबर का बनाना है, टोटल 13 को क्वेश्चन का खेला है। टोटल 13 को क्वेश्चन का खेला है, तो 13 चौवन ये आपको तो बढ़िया है। नहीं ठीक ठहरा तो 2-4-5 दिन और टारगेट बढ़ाएंगे। और कल ही बोल दिए थे 25 दिन इन्हें बच्चल है, 25 दिन उन्होंने बच्चल है, ठीक है ना। तो अगर वैसा दिन दुनिया खराब हुआ तो 25 दिन और देखेंगे, लेकिन वैसा खराब होने नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग भारत के नागरिक हैं, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। हाँ, और उसका अलग ही है, ठीक है ना। लेकिन जुनून अगर लक्ष्य में बदल जाए, सफलता मिल जाए, तब जुनून का फायदेमंद होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात,
नाइट्रोजनी क्षार में अंतर है। जो हमारा है वो डीएनए में पाया जाता है, जबकि यूरासिल हमारा आरएनए में पाया जाता है। ठीक, ये अंतर हमारा होता है। बाकी एडेनिन गुआनिन जो है डीएनए में भी मिलता है, एडेनिन गुआनिन आरएनए में भी मिलता है। दूसरा अंतर शुगर के स्तर पर है। पेंटोज शुगर जो हमारा है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में क्या होता है, राइबोज होता है। ठीक, डीएनए का पूरा नाम ही क्या है हमारा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए में डीऑक्सी शुगर है और इसमें राइबोज शुगर है। ठीक, ये हमारा अंतर होता है। इसके आगे अगर हम लोग यहां से देखे थे तो ये सारे बातें किए थे कि सेम न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं, दो, डीएनए और आरएनए। पूरा नाम याद रख लीजिए, डीएनए और आरएनए का। ठीक, इसके आगे हम लोग ये बात किए थे कि अगर बात करते हैं डीएनए आरएनए में तो ये वही बात है जो ऊपर में आपको लिखा गया था। इसके आगे न्यूक्लियोटाइड में हमारा 3 रासायनिक क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह। फिर एक एक करके सबको हम लोग पढ़े थे कि नाइट्रोजनी क्षार पुनः 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन पुनः 2 प्रकार के होता है, कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन। प्यूरिन को केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ना होता है, नहीं तो 11th में डिटेल में पढ़ना होता है। ये सारे बातें आपको 12th के बायोलॉजी में नहीं मिलता है। प्यूरिन जो होता है वो कैसा होता है, ये होता है डाइसाइक्लिक यानी द्विचक्रीय अणु। ठीक, और साथ ही साथ एक जो हमारा होता है रिंग कैसा होता है, हेक्सागोनल, एक होता है पेंटागोनल। में भी ये आपको नहीं लिखाया गया था। ठीक, देखो अब ये सारी चीजें 11th का पार्ट है। ठीक, नहीं तो 12th में केमिस्ट्री वाला पार्ट आपको है। अब देखो एडेनिन का संरचना, ये सब चीजें आपको नहीं बताया गया था, बट ये सारी चीजें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और 11th के बायोलॉजी में पढ़ाया गया था। जो अगर यहाँ पढ़े होंगे उनके कॉपी में होगा, बट दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ सबको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, एडेनिन का सूत्र होता है C5H5N5। यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े कि हमारा जो प्यूरिन है वो डाइसाइक्लिक है, जिसमें एक रिंग हेक्सागोनल है, एक रिंग पेंटागोनल है। तो इसमें पेंटागोनल रिंग कौन सा है, ये साइड वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5, इधर क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या है एडेनिन का संरचना है, उसी तरह से हमारा गुआनिन का संरचना है। इसमें बस एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछेगा। पिरिमिडिन का टाइप जरूर पूछेगा, टाइप क्या होता है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। इसका केमिस्ट्री पार्ट आपको बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया गया होगा और नहीं तो 11th में तो पढ़ाया जाता है। ठीक, अब ये पिरिमिडिन कैसा होता है, ये मोनोसाइक्लिक है, इसमें एक ही चक्र होता है हमारा और वो चक्र भी कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक, इसमें टोटल, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि यूरासिल केवल कहाँ पाया जाएगा, आरएनए में। थायमीन कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में। ठीक, थायमीन हमारा आरएनए में नहीं पाया जाता है और यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी आपको पूछता है, नाम दे देगा कि निम्न में से कौन आरएनए में नहीं पाए जाते हैं, तो कौन आरएनए में नहीं पाया जाएगा, थायमीन। ठीक, उसी तरह से डीएनए का बात करेगा तो हाँ देखो अब है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है। ठीक, जिसमें 5 कार्बन पाया जाता है, इसीलिए नाम क्या होता है, पेंटोज कार्बन। अगर केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे, पढ़े हैं, कितना प्रकार का होता है, 3, कौन कौन, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 11th में भी पढ़ना था। ठीक, मोनोसेकेराइड का हमारा कितना कार्बन से लेके कितना कार्बन तक होता है, 3 कार्बन से 7 कार्बन तक। कितना प्रकार होता है, तो 5 प्रकार, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ये सब पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत तो होगा केमिस्ट्री में। बायोलॉजी का तो समस्या दूर होना थोड़ा थोड़ा पहले भी ठीक था, और केमिस्ट्री का तो कितना पढ़ लिया जाए पता ही नहीं चल रहा है ना। देखो अब यहाँ पे आगे कहता है पेंटोज शर्करा, यहाँ जो पढ़ना है कितना प्रकार के हैं, 2, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। सेम सूत्र वही C5H10, मतलब उसी का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखो कहता है राइबोज जो हमारा है ये कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाए जाने वाला शुगर है। राइबोज शर्करा का जो द्वितीयक और तृतीयक कार्बन होते हैं, इस पे हाइड्रोक्सिल समूह दोनों जगह पे पाया जाता है। देखिए
एक हाइड्रोक्सिल समूह हमारा यहाँ है, दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ है। जबकि हम लोग अगर यही डीऑक्सीराइबोज को देखेंगे तो यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक, यानी ये हमारा डीऑक्सीराइबोज है। तो कहता है डीऑक्सीराइबोज शुगर में दूसरा नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाया जाता है, उसके जगह पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन समूह। संरचना में ध्यान रखिएगा कौन सा कार्बन पे अंतर होता है, दूसरा कार्बन पे। ठीक, ऐसे अगर अंतर पूछेगा तो एक ऑक्सीजन का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक, तो संरचना से आपको क्वेश्चन यहाँ देगा, देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर कार्बन पे ऊपर भी H है और नीचे भी H है। ठीक, जबकि तीसरा नंबर पे क्या है, नीचे हाइड्रोक्सिल समूह है, ऊपर में हाइड्रोजन समूह है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज। फिर इसके आगे आपको चर्चा किए थे फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह वही हमारा कौन है, H3PO4, संरचना बीच में फॉस्फेट होगा, उसके साइड में 3 OH होगा और एक ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमारा फॉस्फेट समूह में जो फास्फोरस से कितना बंध होता है, बढ़िया से आँख खोल के देखो तो 5 है ना, 1 2 3 2 5 बॉन्ड है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फॉस्फेट समूह का काम क्या होता है, तो ये न्यूक्लियोसाइड को आपस में जोड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे ये हमारा क्या है, ये कौन सा शुगर है, यहाँ पे इधर नाइट्रोजन क्षार को नहीं देखना है, केवल ये शुगर का नाम बताओ, राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। क्यों, क्योंकि इसके पास OH है। अब ये जो हमारा राइबोज शुगर है, ये किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रोजनी क्षार के साथ। इसका नाम क्या होगा, शुगर और हमारा नाइट्रोजनी क्षार मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक, अब ये न्यूक्लियोसाइड अगर किसके साथ जुड़ जाए, फॉस्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी अगर इस फिगर में यहां से लेकर के यहां तक का बात करें तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक का बात करें तो क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, सेम ये भी हमारा क्या है, अगर यहां से नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज को ले तो ये भी क्या है, हमारा एक न्यूक्लियोसाइड है। तो इस न्यूक्लियोसाइड को इस न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन जोड़ रहा है, फॉस्फेट समूह जोड़ रहा है। इसलिए दो न्यूक्लियोसाइड को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और इस तरह से क्या बनाता है हमारा, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना शुरू करता है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमारा शुगर के साथ जो नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से। कौन सा बंध के द्वारा जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बंध। शुगर और फॉस्फेट आपस में किस बंध से जुड़ता है, तो इस बंध का नाम क्या है, फॉस्फोएस्टर बंध। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में आकर जुड़ेगा तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ है, दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड में डाई क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाई क्यों कहें, क्योंकि दो बंध बना होता है। ठीक, तो ये सारे चीजें आपको चर्चा किया गया था। अब यहाँ से न्यूक्लियोसाइड हमारा बनने का प्रक्रिया वही बात है जो आपको अभी समझाएं, इसको लैंग्वेज में आपको लिखा दिया गया था कि हमारा शुगर जो होता है नाइट्रोजनी क्षार के साथ किसके द्वारा जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। ठीक, सेम चीजें आगे आपको बताया गया था न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण कि अगर मान लीजिए नाइट्रोजनी क्षार हमारा 5 प्रकार का हो सकता है, अगर प्यूरिन पिरिमिडिन को जोड़ दे तब। प्यूरिन में हमारा एडेनिन गुआनिन होगा, पिरिमिडिन में हमारा साइटोसिन यूरासिल और थायमिन होगा। अब मान लो शुगर में हमारा क्या है, राइबोज शुगर है। ठीक, इस राइबोज शुगर के साथ आके कौन जुड़ जाए, एडेनिन जुड़ जाए, तो इसका नाम क्या होगा, एडिनोसाइन। क्या होगा, एडिनोसाइन। अगर राइबोज के साथ हमारा गुआनिन जुड़ जाए तो नाम क्या होगा, तो इसको कहते हैं गुआनोसाइन। ठीक, अगर थायमिन जुड़ जाए तो थायमिडीन, अगर साइटोसिन जुड़ जाए तो साइटिडीन, अगर यूरासिल जुड़ेगा तो यूरिडीन। और अगर हम लोग राइबोज को बदल करके डिऑक्सी राइबोज करते, ठीक, यानी यहां से OH को हटा दे और अगर एडेनिन जुड़ेगा तो इस नाम के आगे क्या लग जाएगा, डिऑक्सी। उसी तरह से हर नाम के आगे क्या लग जाएगा, हमारा डिऑक्सी। यानी राइबोज को बदल के क्या कर देना होगा, डिऑक्सी राइबोज। ठीक, तो इसमें से 5 का याद रखिएगा और 5 अपने आप क्या होगा, बन जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि एडिनाइलिक एसिड क्या होता है,
न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों इनमें से कोई नहीं। अरे फिर से देख, क्वेश्चन सुनो, एडिनाइलिक एसिड क्या होता है? यहाँ पे है ऐसा एडिनाइलिक एसिड? नहीं है ना। वो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें भी एसिड, देखो यहाँ पे 5 नाम लिखा गया है, किसी में एसिड लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो एसिड जिसमें भी लगा होगा वो सब क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। जैसे देखो, अब एक न्यूक्लियोटाइड अगर बना रहे हैं तो शुगर के पहला कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार, शुगर के 5वां कार्बन से फॉस्फेट समूह, इस बंध को फॉस्फोएस्टर बंध, इस बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक। अब नाइट्रोजनी क्षार बदल सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या क्या आ सकता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, मतलब 5 में से कोई भी आ सकते हैं। अगर एडेनिन यहाँ पे रखेंगे तो इसको कहेंगे एडिनाइलिक एसिड। देखो, यानी कि हमारा क्या है? एडेनिन, राइबोज और फॉस्फेट समूह जब जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। उसी तरह से एडेनिन को बदल करके क्या कर दे हम लोग? थाइमिन कर दे। अगर यहाँ पे थाइमिन कर देंगे तो हमारा नाम क्या होगा? थाइमिडाइलिक एसिड। ग्वानिन कर देंगे तो ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन कर देंगे तो साइटिडाइलिक एसिड, यूरासिल कर देंगे तो यूरिडाइलिक एसिड। अगर हम लोग राइबोज को बदल करके क्या कर दे? डिऑक्सी राइबोज, तो सेम नाम के आगे क्या लग जाएगा? सब नाम के आगे क्या लग जाएगा? डिऑक्सी लग जाएगा, ठीक। तो ये सारे चीजें बोले थे खुद से लिखना, बाकी ये चीजें आपको लैंग्वेज में कॉपी में लिखाया गया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि ये नाम देखो, जितना में भी एसिड लगा हुआ है सब किसका उदाहरण है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोसाइड में किसी में भी आपको एसिड लगा हुआ नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे एटीपी का पूरा नाम याद है? हाँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है? फिर से नाम बोलो। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, बट उसके साथ फॉस्फेट जुड़ जा रहा है तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा ना, ठीक। तो यानी कि हम लोग ये एडिनोसाइन है, इसके साथ अगर मान लो फॉस्फेट को जोड़ देंगे, चाहे वो 1 फॉस्फेट हो चाहे 3 फॉस्फेट हो, तो फिर किसका निर्माण कर देगा? न्यूक्लियोटाइड का। क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसमें क्या क्या है? एक नाइट्रोजनी क्षार है जो एडेनिन है, दूसरा राइबोज शुगर है, साथ में कौन जुड़ गया? फॉस्फेट। तो तीनों तो आ गया ना, और तीनों आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन आपको एडिनाइलिक एसिड से पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा मिलेगा। असाइनमेंट मिला है तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो, कहिया मिला है? वाह वाह, बहुत अच्छा, ऐसा ही पढ़ाई करो। जब चैप्टर चल रहा था तब इस चैप्टर का असाइनमेंट तो पहले ही मिल गया था, चैप्टर पढ़ाते गए थे, क्वेश्चन बनाते गया था। अब असाइनमेंट में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन था। इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिला था, 6 पेज या 8 पेज का असाइनमेंट था। अब कहीं पे खोजो, मिले रूम में किसी अलमीरा पे रखा हुआ, और नहीं मिला तो किलो के भाव से या रोटी वोटी किसी को मोर के दे दिया होगा। देखो, अब इसके आगे हमारा क्या है कि ये हो गया न्यूक्लियोटाइड पे चर्चा, न्यूक्लियोसाइड। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब हमको क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाना है। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो पॉली नहीं होगा, एक से अधिक आएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए ये है, इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड और आके जुड़ेगा, इसके साथ और जुड़ेगा, और इस तरह से एक लंबा श्रृंखला बनेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरा नंबर कार्बन जुड़ता है, फॉस्फेट से जुड़ता है, ठीक। इसी संरचना को आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो, जैसे ये मान लीजिए क्या है? शुगर है। अब ये शुगर में डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है, राइबोज सेकेंड नंबर कार्बन पे मेंशन नहीं किए हैं। अब यहाँ पे क्या है? थाइमीन। थाइमीन है तो इसका नाम क्या होगा बोलो? अगर इसका नाम पूछे तो क्या कहेंगे? थाइमिडाइलिक एसिड। क्या कहेंगे? थाइमिडाइलिक एसिड। अब एक थाइमिडाइलिक एसिड जो हमारा है,
इसका तीसरा नंबर कार्बन ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड से आके जुड़ रहा है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह से एक सीक्वेंस में क्या होगा, जुड़ते चला जाएगा। ठीक, अगर कितना भी न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो इसका तीसरा नंबर कार्बन हमेशा क्या रहेगा, खाली जाएगा। ठीक, सेम क्या होगा कि ऊपर का जो हमारा जहां से फॉस्फेट जुड़ा है इसका पांचवा नंबर कार्बन क्या होगा, खाली होगा। इसीलिए जब हम लोग डीएनए का श्रृंखला को जब दिखाते हैं, चाहे आरएनए का श्रृंखला दिखाते हैं, तो एक साइड 5 दिखाते हैं, दूसरे साइड 3 दिखाते हैं। यानी 5 प्राइम और 3 प्राइम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक का पांचवा नंबर कार्बन खाली है तो दूसरा का तीसरा नंबर कार्बन खाली है। जैसे बिहार दिवस में मानव श्रृंखला बनाता है ना, तो मानव श्रृंखला में हाथ एक दूसरे से जोड़ते हैं, और बिहार के पास ना दुनिया में सबसे लंबा लाइन लगाने का रिकॉर्ड है। मतलब गिनीज वर्ल्ड बुक में हमारा रिकॉर्ड दर्ज है, बिहार में एक साथ एक टाइम पे इतना लंबा हाथ जोड़ के आदमी खड़ा होने का। कारण बेरोजगारी भी हो सकता है दूसरा बढ़ा हुआ जनसंख्या। तो ये जो कारण है बढ़ा हुआ जनसंख्या, चाहे जो भी हो, किसी भी रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो है ना। ठीक, और अगर मान लो कितना भी लंबा श्रृंखला लगा है तो एक आदमी तो कोई ऐसा जरूर रहा होगा जहां से शुरू होगा, और एक ऐसा रहा होगा जहां से खत्म हुआ होगा। तो एक का दायां हाथ खाली रहा होगा तो दूसरा का बायां हाथ। ठीक, तो सेम कितना भी लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा एक का तीसरा कार्बन खाली होगा तो दूसरा का पांचवा कार्बन। इसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया था डीएनए से रिलेटेड। इसके बाद आपको बताया गया था कि ये जो हमारा डीएनए का मॉडल होता है, जैसे ये मॉडल कौन दिए थे, वॉटसन एंड क्रिक। कब दिए थे, 1800 या 1953 ईस्वी में। ठीक, किनके आधार पे, मतलब किनका सिद्धांत पे आधारित था, बिलिकन्स एवं फ्रैंकलिन। ठीक, उनका एक्सरे विवर्तन के आधार पे ये चीजें दिया गया था। अब ये एक डबल हेलिक्स डीएनए का आपको श्रृंखला दिखाया गया है। इसमें एक घुमाव या एक हेलिक्स का लंबाई कितना होता है, तो 3.4 नैनोमीटर होता है, और एक घुमाव में बेस पेयर यानी क्षार युग्म कितना होता है, 10 होता है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आपको बनेगा, दोनों श्रृंखला के बीच का दूरी कितना है, 2 नैनोमीटर। इसी को आप क्या नाम दे सकते हैं कि डीएनए का व्यास कितना है, 2 नैनोमीटर। यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर मान लीजिए किसी डीएनए का लंबाई 68 नैनोमीटर है तो उसमें बेस पेयर कितना होगा, कितना बेस पेयर, 68 नैनोमीटर को 3.4 नैनोमीटर से भागा दे देंगे तो कितना आएगा, 20। बट इसमें हमारा कितना बेस पेयर है, 10, तो 20 गुना 10 बराबर 200। और ये क्वेश्चन हम तुमसे क्यों पूछे पता है, क्योंकि न्यूक्लियस में बेस पेयर क्लास में करके, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं है। अब 198 अगर नाम दे देगा कि 198 बेस पेयर में दूरी कितना है, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं आप। देखो अब यहां से क्या क्या ध्यान है, जैसे ये डीएनए जो एक्चुअल में है, ये डीएनए हमको ऐसा दिख रहा है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसका आणविक रूप देखेंगे तो वो डीएनए कैसा दिखेगा, इस रूप में दिखेगा। ठीक, इस रूप में कैसे दिख रहा है, देखो तो एक ये हमारा क्या है, नाइट्रोजनी क्षार, सॉरी राइबोज मतलब शुगर है। यहाँ पे डीएनए बना रहे होंगे तो कौन सा शुगर लेंगे, डिऑक्सी राइबोज। ठीक, एडेनिन हो गया, और ये कौन है, फॉस्फेट। तो ये कंप्लीट संरचना क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड। इसके नीचे आएगा तो एक श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है, एक श्रृंखला ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है। दोनों श्रृंखला जब आपस में बंध बनाता है नाइट्रोजनी बंध, तो कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध। ये भी याद रहना चाहिए कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ। कितना बंध बनता है, 2 हाइड्रोजन बंध। गुआनिन साइटोसिन के साथ कितना बंध, 3 बंध बनाता है। ठीक, तो ये हमारा एक श्रृंखला जस्ट क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक, तो इसीलिए श्रृंखला को क्या दिखाया गया है, एंटी पैरेलल दिखाया गया है, और बीच में आपको बंध दिखाया गया है। ठीक,
तो ये हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपको बीच में बहुत सारा कराया गया था, जैसे ये है कि यूरासिल किससे संबंध रखता है। तो ये सारे सीक्वेंस आपको असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, आपके पास असाइनमेंट है। हाँ, जो क्रैश कोर्स वाला बच्चा होगा उसका असाइनमेंट नहीं मिला है तो उसको मिल जाएगा। ठीक, आज मिलेगा नहीं तो कल मिलेगा। ये सारे चीजें तो हम लोग पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन आपके पास असाइनमेंट है उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा उसको पूछ लीजिएगा अगले क्लास में। फिर से कराएंगे वो ऑनलाइन में। जैसे अभी ऑफलाइन में आपको थ्योरी पढ़ा दे रहे, ऑनलाइन में 1-1 घंटा पर डे क्लास हो जाएगा। ठीक, ऑनलाइन में क्वेश्चन का क्लास हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि तो हमको ये पता है कि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो तुम्हारा पढ़ने का मन ऐसे भी नहीं करता है, चाहे कितना भी एग्जाम आ जाए। एग्जाम से 1 घंटा पहले टेंशन होता है कि अच्छा आज मेरा बायोलॉजी का पेपर है। वो केवल तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ होता है। देखो अब यहां से क्या है, ये चीजें हम लोग जस्ट पढ़ लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में, ये दोबारा रिपीट कर दिया है। अब यहाँ से ये हमारा है कि डीएनए के क्वेश्चन, ये आप लोग का स्कूल का सेंटअप एग्जाम में आया था कि हमारा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का वर्णन करिए। ठीक, तो पहले आपको ये डीएनए का श्रृंखला बनाना होगा, या उससे पहले आप साइंटिस्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में ऐसे मिलेगा कि डीएनए के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करिए। ठीक, तो वहां पे ये फिगर बनाना होगा। मतलब अगर रासायनिक रूप का बात करेगा तो फिर कौन सा फिगर बनाना होगा, ये। ठीक, बट वो भी फिगर बनाइएगा तो उतना दिक्कत नहीं आ रहा है तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि वही बना दें। बट अगर आपको आता है तो फिर ये फिगर बनाइएगा। ठीक, लेकिन अगर नहीं आता है तो वही बनाइएगा। ठीक, इसमें फिर हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि सबसे पहले ये पढ़े थे कि ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो दिए कौन थे। तो देखो लैंग्वेज 5 नंबर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो पहले डीएनए का फिगर बनाना है। डीएनए में आपको 10 बेस पेयर के बीच का एक हेलिक्स का दूरी दिखाना है, उसके बीच में 2 क्षार युग्म के बीच का दूरी दिखाना है। ठीक, डीएनए के व्यास को दिखाना है, 3 प्राइम 5 प्राइम ये जरूर लिखिएगा। ठीक, उसके बाद आपको उसके चर्चा करना होगा। सबसे पहले चर्चा क्या करिएगा कि वो जो आप मॉडल दिखा रहे हैं वो मॉडल कौन दिए थे। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल देने का श्रेय किनको जाता है, वाटसन एंड क्रिक को। कब दिए थे, 1953 में। किनके आधार पे दिया गया था, तो बिलिकन्स और फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन के आधार पर। ठीक, कहता है कि इस मॉडल या इस संरचना का क्या क्या विशेषता है। फिगर देख के भी बहुत सारा बात आप बता सकते हैं। फिगर के आधार पे अगर चले तो सबसे पहले कहेंगे कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे से क्या है, एंटी पैरेलल यानी प्रति समांतर है। दोनों के बीच का दूरी बता सकते हैं कितना होता है, 2 नैनोमीटर है दोनों श्रृंखला के बीच का। वो जो श्रृंखला का आधार है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखाया गया था कि डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसका आधार क्या है हमारा, शर्करा और फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजनी क्षार भीतर की तरफ क्या होता है, प्रक्षेपी होता है, मतलब धंसा हुआ होता है। इसके आगे हम लोग देखें कि डीएनए के दोनों श्रृंखला के प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या है कि एक का पोलरिटी यानी ध्रुवता 3 से 5 के तरफ है तो दूसरा का क्या होगा, 5 से 3 के तरफ होगा। दोनों स्टैंडर्ड मतलब दोनों रज्जु जो है हमारा है, रज्जु कहने का मतलब श्रृंखला, वो रज्जु के जो क्षार होता है वो आपस में किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध जब हम जुड़ जाता है तो 2 क्षार एक दूसरे से जुड़ा, इसलिए नाम क्या देते हैं, क्षार युग्मक हो गया यानी बेस पेयर हो गया। अब ये जो बेस पेयर में भी क्या है कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। कितना बंध के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंध। गुआनिन हमेशा किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। कितना बंध के द्वारा, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा।
आगे कहता है कि डीएनए के एक हेलिक्स मतलब एक घुमाव कहने का मतलब क्या है कि 360 डिग्री का रोटेशन, 360 डिग्री का जब रोटेशन होता है तो डीएनए का लंबाई कितना होता है 3.4 नैनोमीटर। इसी को एंगस्ट्रम में कहेगा तो 34 एंगस्ट्रम, ठीक। मीटर में कहेगा तो 3.4 गुना 10 के पावर -9 मीटर, ठीक। कहता है कि आगे इसमें टोटल बेस पेयर एक घुमाव में कितना है 10। और ये किस डीएनए के लिए बात हो रहा है, बी डीएनए। कौन सा, बी डीएनए। हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो केवल कौन सा डीएनए का चर्चा है, बी डीएनए। डीएनए और भी टाइप का होता है, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, बट आपके सिलेबस में वो सारी चीजें नहीं पढ़ना है। सी डीएनए का चर्चा भी आपको चैप्टर 8 में किया गया जब हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, एड्स के बारे में, ठीक। एचआईवी संक्रमण जब करता था तो वहां पे पढ़े थे सी डीएनए। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी रिवीजन के दौरान याद दिलाया जाएगा, ठीक। देखो आगे हमारा क्या है कि अब मान लीजिए ये एक घुमाव में इतना दूरी हुआ तो दो बेस पेयर के बीच में दूरी कितना होगा, 10 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, यानी 0.34 नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद एंगस्ट्रम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10 से क्या कर देना होगा, गुना कर देंगे। अब कहता है ये जो डीएनए का घुमाव होता है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड यानी दक्षिणावर्ती होता है, ठीक। किसी किसी डीएनए में आगे अगर आगे जब पढ़िएगा 12th के बाद तो वहां पढ़िएगा कि हमारा उल्टा भी होता है, लेफ्ट हैंडेड भी होता है। अब यहां से हम लोग पढ़ना है इस चैप्टर में वो मुख्य रूप से सेंट्रल डोग्मा ही पढ़ना है, ठीक। क्योंकि चैप्टर में 3 से 4 टॉपिक आपको मेन है। डीएनए से डीएनए बनने का क्रिया का नाम प्रतिकृति, इंग्लिश में रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने का नाम अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का नाम रूपांतरण, अनुवादन या उसी को और भी मल्टीपल नाम था इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और पूरा चैप्टर में आप देखिएगा तो यही 4 टॉपिक में हमारा चैप्टर का 80% सिलेबस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। यानी आपको एक एक यानी प्रतिकृति क्या होता है, कैसे होता है, उस पे कौन कौन सा प्रायोगिक प्रमाण है, फिर हमारा प्रतिकृति के बाद ट्रांसक्रिप्शन पे कौन सा प्रमाण दिया गया था, कैसे होता है, कौन सा एंजाइम काम करता है, उसके बाद ट्रांसलेशन, ये सारे चीजें पढ़ते पढ़ते हम लोग को चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ जाता है कहाँ, इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मानव जीनोम परियोजना पे पहुंच जाते हैं, ठीक। अब यहां से ये कह सकता है कि सेंट्रल डोग्मा जो हमारा है इसका प्रतिपादन भी कौन किए थे, फ्रांसिस क्रिक, यानी वही वॉटसन एंड क्रिक वाला क्रिक किए थे। इसका मतलब क्या है, तो सेंट्रल डोग्मा के अनुसार आनुवांशिक सूचना का जो बहाव या प्रभाव होता है वो डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ। में भी अगर इसको लैंग्वेज नहीं भी लिखा आपको गया था तो ये फिगर बताया गया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है मतलब रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए से प्रोटीन न बन के किस आरएनए से बनता है, एमआरएनए से, ठीक। डीएनए से आरएनए बनने के लिए एमआरएनए भी बन सकता है, आरआरएनए भी बन सकता है, टीआरएनए भी बन सकता है, एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप यानी एचएनआरएनए भी बन सकता है। लेकिन प्रोटीन बनने के लिए पहले क्या बनना होगा, एमआरएनए, ठीक। और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे, हिंदी में अलग अलग नाम देते हैं, ठीक। अब यहां से हम लोग को क्या पढ़ना था कि कुछ वायरस में जस्ट उल्टा होता है कि वो एमआरएनए से क्या बनाता है, डीएनए, तो इसको क्या कहेंगे, उल्टा हो रहा है इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, उल्टा अनुलेखन ना। उल्टा के लिए हम लोग दूसरा शब्द यूज करेंगे व्युत्क्रम, होता है ना उल्टा शब्द के लिए व्युत्क्रम, तो क्या कहेंगे, व्युत्क्रम अनुलेखन। यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है, एचआईवी ऐसे ही करता है ना, अपना आरएनए को हमारे कोशिका के डीएनए से ले जाकर जोड़ देता है, डीएनए बना के। कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा,
ट्रांसक्रिप्ट लग जाएगा, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। और इस तरह का क्रिया केवल कहाँ होता है, वायरस में। सभी वायरस में नहीं होते हैं, कुछ क्या है इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि जैसे डीएनए पैकेजिंग क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मानव के एक कोशिका में डीएनए का लंबाई कितना होता है 2.2 मीटर, जबकि हमारा कोशिका के आकार कितना होता है तो वो 10 के पावर -10 मीटर में होता है, यानी केंद्रक उससे भी छोटा होता है। तो इसका हमारा माइक्रोमीटर से भी छोटा अगर है और डीएनए का लंबाई कितना है 2.2 मीटर, तो डायरेक्ट हम लोग उसमें नहीं रख सकते हैं, इसलिए उसका अच्छे से पैकेजिंग करके डीएनए व्यवस्थित होता है। तो पैकेजिंग के लिए अगर यहाँ पे हमारा क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का पैकेजिंग अलग तरीका से होता है, यूकैरियोटिक में अलग तरीका से। क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं, फिर भी डीएनए बिखरा पड़ा हुआ नहीं रहता है, कोशिका में एक जगह व्यवस्थित होता है और उसका नाम क्या होता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड कहते हैं। और वो केंद्रकाभ या न्यूक्लियाइड किसके किसके मिलने से बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। केवल प्रोटीन हमारा किसमें है, हिस्टोन प्रोटीन चल जाएगा किसमें, यूकैरियोटिक में। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक का, तो केवल क्या होता है प्रोटीन। वहां पे मेंशन ये नहीं किया जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जीवाणु में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको यहाँ पे कहता है कि एक स्तनधारी या मानव के कोशिका में डीएनए का लंबाई कितना है 2.2 मीटर, इसका केंद्र का व्यास माइक्रोमीटर में लगभग होता है। तो इतना बड़ा डीएनए को इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, इसी को कहा जाता है डीएनए के पैकेजिंग या डीएनए कुंडलन का पैकेजिंग। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कुंडलन का पैकेजिंग, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका एनसीईआरटी ना लिख करके क्या नाम लिखता है, असीम केंद्रकीय। ठीक, और यूकैरियोटिक को लिखता है ससीम केंद्रकीय या सकेंद्रकीय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहता है देखो कि ये जो ये हमारा क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे उदाहरण के तौर पे ई कोलाई लिया गया है। देखो ये पूरा कोशिका द्रव है, इसमें फिर भी केंद्रक क्या, सॉरी, इसमें डीएनए क्या है बीच में व्यवस्थित है और इसका नाम क्या होता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। तो ये डीएनए प्रोटीन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कहता है असीम केंद्रक की यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे ई कोलाई में हमारा स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, डीएनए का पूरा कोशिका में फैला हुआ नहीं होता है। डीएनए जो है ऐसा बिखरा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका कारण है हमारा कि डीएनए पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक, और इसके साथ कुछ प्रोटीन, प्रोटीन कैसा है, उस पे धनात्मक चार्ज होता है। दोनों आपस में बंध जाता है यानी जुड़ जाता है और एक जगह पे स्थित होता है, जिसका नाम क्या देते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ में डीएनए जो होता है वो बड़ा लूप में व्यवस्थित होता है, जबकि मानव के केंद्रक में वो लूप क्या होता है, छोटा छोटा होता है, क्योंकि वो केंद्रक के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और वहां पे हमारा केवल कौन सा प्रोटीन भाग लेता है वो भी बताता है, कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां से चर्चा ये करता है कि मान लो ये हमारा किसका फिगर दिया गया है, तो ये हमारा केंद्रक दिखा रहे हैं, केंद्रक दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि ये यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यूकैरियोटिक कोशिका में भी डीएनए पे चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज। इसके साथ हमारा क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन आकर के बाइंड करता है। ऐसे एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। लेकिन अगर ये जो डीएनए हमारा बाइंड करना होता है तो 4 प्रकार का प्रोटीन ही भाग लेता है, H1 को छोड़ करके, जैसे H2A, H2B, H3 और H4। और सबका 2-2 अणु होता है, मतलब 4 दूनी 8 होता है। जैसे यहाँ पे आपको 8 इमेज दिखाया हुआ है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, बट इस तरह से 8 बॉल यहाँ पे हमारा है। ये एक एक मान लो, एक हमारा क्या है H2A,
H2B, H3 और H4, इसके जस्ट पीछे हमारा एक एक मॉलिक्यूल और है, और इसके ऊपर में कौन बाइंड किया हुआ है, डीएनए। तो इस संरचना को अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो ये सर्कल में टोटल कितना हिस्टोन है, 8, इसलिए नाम क्या दिया जाता है, हिस्टोन अष्टक कहते हैं। इसके चारों तरफ डीएनए जब बाइंड कर जाता है तो ये लिंकर डीएनए आपस में खुल ना जाए, इसलिए इसको जोड़ने के लिए एक और हिस्टोन आता है, कौन सा, H1 हिस्टोन। और इस संरचना को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो न्यूक्लियोसोम में हमारा क्या क्या होता है, तो दो चीजें, एक हिस्टोन प्रोटीन के हिस्टोन अष्टक होते हैं, और दूसरा क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन अष्टक पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसीलिए एक जगह पे व्यवस्थित हो जाता है। और इस तरह का संरचना जब आपस में मिलता है तो क्रोमैटिन का निर्माण करता है। और क्रोमैटिन अगर ज्यादा संघनित है तो उसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। कम संघनित होता है तो यूक्रोमैटिन, और वो क्रोमैटिन नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन के साथ जब जुड़ता है तो गुणसूत्र का निर्माण करता है, और गुणसूत्र कोशिका में कब दिखता है, कोशिका विभाजन के दौरान, ठीक। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक को और नाम क्या देंगे, ससीम केंद्र की कहता है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में क्या होता है, जटिल होता है। कहता है इसमें धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है, जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोटीन में क्षारीय अमीनो अम्ल में कौन कौन होता है, तो लाइसिन और आर्जिनिन। इसी के वजह से
उस पे कहता है व्यवस्थित होकर के, और हिस्टोन अष्टक का अवस्थित डीएनए का नाम क्या है, कितना क्रोमैटिन। देखो कहता है कोशिका जब विभाजन करने वाला होता है तो उसमें उसका केंद्रक का विभाजन 4 अवस्था में बढ़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो जब मेटाफेज यानी मध्य अवस्था आता है तो उस टाइम क्रोमैटिन और ज्यादा संघनित होता है, किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का। और गुणसूत्र बनने के दौरान हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और भी प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन। पूरा नाम इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। कभी कभी शॉर्ट नाम आपको देगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, एनएचसीपी का भी जरूरत यहाँ पे पड़ता है। ठीक, तो एक गुणसूत्र बनने में, यानी एक गुणसूत्र बात कर रहे हैं तो गुणसूत्र में क्या क्या मिलेगा, पहले तो डीएनए मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेंगे। ठीक, ये सब मिलेगा तब जाकर के गुणसूत्र का निर्माण होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि आखिर हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों जब एक दूसरे से हमारा कन्वर्ट होता है तो हम लोग आनुवांशिक पदार्थ किसको मानेंगे, डीएनए को माने, आरएनए को माने या प्रोटीन को माने। कुछ वैज्ञानिक प्रोटीन को मानते थे, कुछ डीएनए को मानते थे, कुछ आरएनए को मानते थे। तो इसका देखो, कोई भी चीजें माना जाता है तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारा होना चाहिए, यानी प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के लिए हमारा सबसे पहला जो रिसर्च किए थे वो कौन किए थे, ग्रिफिथ्स। इसमें टोटल हमारा 3 एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है। अब ग्रिफिथ्स जो अपना प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, तो ग्रिफिथ का पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, हमको तो लगा कि आज ही खत्म कर देना है। ऐसा नहीं है, एक ही घंटा क्लास है, शांत शांत रहो। भाई साहब बैठेगा सब, कहाँ बैठा दीजिएगा, बैठाइए धीरे धीरे। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं।